बच्चों, हम अध्याय संख्या 7 जन आंदोलनों का उदय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चिपको आंदोलन और जन आंदोलन की प्रकृति के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इस भाग में हम जानेंगे दो और आंदोलन भारत की, दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन। क्या थे ये दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन? क्या था इस जन आंदोलन का कारण और क्या थी इनकी गतिविधियां और कैसे मिली इनको सफलता अपनी मांगों को पूरी करवाने में? चलिए जानते हैं विस्तार से। यहाँ एक कविता है। इस कविता को लिखा है एक मराठी लेखक नामदेव ढसाल ने। उनकी कृति है गोलपीठ। उसके अंतर्गत उनकी ये कविता है, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ मैंने लिया है। क्या है ये कविता? कि सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए। सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना है, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था ये लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। लेकिन अब हमें ढहानी ही होगी ये इमारत जो चूम रही आसमान को। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। इस बात को जरा ध्यान दीजिए। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। अब सूरजमुखी की तरह हमें भी घुमाना ही होगा अपना मुख सूरज की तरफ। ये कविता देखी आपने, क्या कहती है ये कविता और क्या अर्थ लगा पा रहे हैं इस कविता का? इस कविता में एक शब्द जो यहाँ एक वाक्य अंधेरे की इस पथ यात्रा से, इसका क्या तात्पर्य है, और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, इन दो शब्दों का अर्थ समझने से ही हम भाव समझ जाएंगे, हम तात्पर्य समझ जाएंगे इस कविता का। यहाँ अंधेरे की पथ यात्रा जो दलितों के साथ हो रही यातनाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, अत्याचार हैं, हम सभी जानते हैं कि छुआछूत की प्रथा हमारे भारतीय समाज में गहरे तक अपनी पैठ जमाए हुए है। और इस प्रथा के अंतर्गत आप भी अपने आसपास महसूस करते होंगे कि जो दलित समुदाय हैं, जो दलित जातियां हैं, उन्हें कितनी मानसिक प्रताड़ना का और कहीं की सामना करना पड़ता है, और कई बार तो हो सकता है कि उन्हें शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। ये बात तब की है जब आज़ादी के इतने सालों बाद में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ जब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, जहाँ हर घर में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जहाँ हम देखें कि हर घर में शिक्षा पहुँच गई है, इंटरनेट पहुँच गया है, देश विदेश की जानकारियाँ पहुँच गई हैं, फिर भी आप अपने आसपास खासकर ग्रामीण तबकों में महसूस कर सकते हैं इस छुआछूत की एक कहें कि बड़ी ही निकृष्ट प्रथा को, बड़ी ही घृणित इस प्रथा को। आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान को सिर्फ जातीय आधार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जो उस वक्त को, उस दौर को याद कीजिए जब अंधविश्वासों में घिरा हुआ हमारा भारतीय समाज था, जब हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं था, गरीब जागरूक समाज था। उस वक्त इस प्रथा का कितना विकराल रूप हमारे समाज के सामने होता होगा। ऐसे में नामदेव ढसाल की ये कृति जो अंधेरे की इस पथ यात्रा का शब्द है, इसी से लिया गया है कि दलितों की जो ये राह है, जो अत्याचार की राह है, जो उनके साथ भेदभाव की राह है, वो अंधेरे की ये पथ यात्रा है। अब इससे हमें छुटकारा पाना है, अब हमें इसको कहीं की दूर हटाना है, अब इस राह पे हमें और नहीं चलना है, हमें इसका विरोध करना है। इस तरह की प्रेरणा ये दे रहे हैं। और यहाँ पर आशीषों वाला फकीर की हम बात करते हैं, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, तो यहाँ ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंगित कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा कहे जाते हैं।
उन्होंने संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान करवाए जो कि इस जातीय असमानता को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए इस तरह दलितों के ऊपर आधारित जो भी रचनाएं हैं उसमें प्रेरणा स्रोत के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बात कर लेते हैं दलित पैंथर्स की। दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर। बात करते हैं दलित पैंथर्स की, तो 1972 में महाराष्ट्र के दलित युवाओं ने इस संगठन का निर्माण किया था। और ये संगठन है, ये शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई थी। ज़्यादातर दलित थे, ये शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बढ़े हुए थे और अब ये अनेक मंचों से आवाज़ उठा रहे थे अपने साथ हो रहे असमानता के व्यवहार, अत्याचार के व्यवहार को समाप्त करने की। जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में हो रहे अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई छिड़ी थी दलित पैंथर्स ने। और ये दलित पैंथर्स के जो कहीं की युवा संगठन था, इसके जो सदस्य थे ये इस बात से भी सचेत थे, जागरूक थे कि हमारे संविधान में इस असमानता को समाप्त करने के लिए, जातीय आधार पर समानता की स्थापना के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो उनकी मांग यही थी कि आरक्षण के कानून और जो सामाजिक न्याय की नीतियां हैं उनको कारगर तरीके से लागू किया जाए। दलित आंदोलन के कारण क्या थे कि संविधान द्वारा छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 60 और 70 के दशक में सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाए थे। इसके लिए कानून भी बने थे, संविधान ने भी, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में और समानता का अधिकार हमें दिया गया है, मूल अधिकारों के तहत हमें ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन उसके बावजूद भी छुआछूत की प्रथा, असमानता का व्यवहार अभी भी विद्यमान था। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी था। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी। दलितों के छुए हुए भोजन को और कहीं की ग्रहण करने लायक नहीं माना जाता था, उनके छुए हुए पानी को पीने लायक नहीं माना जाता था और उनकी बस्तियों को गाँव से दूर रखा जाता था। बहुत सारी, जैसे कि दलित समुदाय है, उसका दुल्हा है वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, इस तरह की बहुत सारी घृणित प्रथाएं समाज में व्याप्त थी। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात पर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के उत्पीड़न को रोकने में कानून की व्यवस्था थी वो नाकाफी थी। दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे वे भी चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे और ये पार्टियां लगातार टूट रही थी। इस कारण दलितों को जन आंदोलन का ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा था। क्या थी इसकी गतिविधियां? ये एक वृद्धतर विचारधारात्मक एजेंडा लेकर चल रहे थे। इनके एजेंडे में था जाति प्रथा को समाप्त करना, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना। ये पढ़े लिखे युवकों का ऐसा मंच था कि जो उनकी सृजनशीलता का प्रयोग प्रतिरोध की आवाज बनाकर कर रहा था। इस दौर में अनेक और आत्मकथाएं लिखी गई, साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई और दलित लेखकों ने जाति प्रथा की जबरदस्त मुखालफत इस दौर में की थी। लगातार विरोध आंदोलन के कारण अंत में सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया कि दलितों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। आपातकाल के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए, उसमें कई विभाजन हुए और संगठन है वो राजनीतिक पतन का शिकार हो गया। तो देखिए, एक तरह से अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों, अनाचारों के लिए दलित पैंथर्स आंदोलन खड़ा हुआ था। बड़े व्यापक और वृहत्तर स्तर पर इसने अपने आंदोलन को शुरू किया था और इसकी मांगों को मानते हुए सरकार ने दलितों के खिलाफ करने वाले अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया था। अब हम लेते हैं भारत किसान यूनियन के बारे में। क्या है भारत किसान यूनियन? ये एक किसानों का संगठन है। ये एक संगठन है जिसके माध्यम से किसान अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी परेशानियां रख रहे हैं और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखते हैं भारत किसान यूनियन। जनवरी 1988 में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए।
बिजली दर में बढ़ोतरी का इन्होंने विरोध किया। जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक इन्होंने डेरा डाले रखा और अंत में इसकी मांग मान ली गई। 3 हफ्तों तक जब ये जिला समाहर्ता के सामने ये किसान जब बैठे थे, लगभग 20,000 किसान, ये आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण था। और इसमें कहें कि अतिशयोक्ति ये होगी कि इन किसानों की जो ये बैठे थे वहाँ पर, इन किसानों की खाने की, भोजन की और पानी की व्यवस्था निरंतर आसपास के गांवों से हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का ये संगठन था। और हम सभी जानते हैं, हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ा था अपने अध्याय संख्या 3 में। तो हरित क्रांति खासकर इन्हीं राज्यों के अंदर ज़्यादा समृद्धि लेकर आई थी। तो उसी से जुड़ी हुई इन किसानों की मांगे थी कि ये गन्ने और गेहूं की नकदी फसलें यहाँ पर बोई जाती थी, तो इन्होंने इसकी सरकारी खरीद का मूल्य बढ़ाने की मांग है वो मुख्य रूप से सामने रखी थी। साथ ही इनकी मांग थी किसानों की पेंशन देने की, किसानों का बकाया कर्ज माफ करने की और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति, और साथ ही कृषि उत्पादों की जो अंतर्राज्यीय आवाजाही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही है, उस पर प्रतिबंधों को कम करने की। तो ये कुछ मांगे थी भारत किसान यूनियन की कि किसानों को पेंशन दी जाए, उनका बकाया कर्ज माफ किया जाए, उन्हें गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति की जाए, गन्ने और गेहूं की जो नकदी फसल है उसकी सरकारी खरीद की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी की जाए। देखते हैं गतिविधियां। सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए और दबाव डालने के लिए बीकेयू ने रैली की, धरना किया, प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का सहारा लिया। पूरे 80 के दशक में बीकेयू ने, यानी कि भारत किसान यूनियन ने, राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर किसानों की विशाल रैली आयोजित की। दिल्ली में भी बीकेयू ने विशाल रैली आयोजित की थी। तो रैली, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, ये इसके तरीके थे अपनी मांग मनवाने के, अपनी मांग सरकार के सामने रखने के। इस आंदोलन की विशेषताएं ये थी कि किसानों की लामबंदी में किसानों ने जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया था। बीकेयू ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया था। जो जाति पंचायत गांवों में होती है, उस परंपरागत संस्था का उपयोग करते हुए इन्होंने किसानों को एकजुट किया था। किसी औपचारिक ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू लंबे समय तक कायम रह सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। ये संगठन अन्य संगठनों की बजाय लंबा चल सका। ये संगठन लंबे समय तक एकजुट रह सका क्योंकि इसका कारण था कि इसमें आपसी जातिगत आपसी रिश्तेदारी थी। इस वजह से इस संगठन की एकता अन्य की तुलनात्मक रूप से ज्यादा लंबे समय तक बनी रही थी। बीकेयू के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे। ये जो जातिगत वंशगत संपर्क जाल था, इन्हीं तंत्रों से धन की व्यवस्था बीकेयू के लिए होती थी और इन्हीं के सहारे गतिविधियां भी संचालित होती थी। अब देखिए 1980 के जो सबसे सफल आंदोलन थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो देखते हैं 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक अपने को सभी राजनीतिक दलों से इन जन आंदोलनों ने दूर रखा था। इन्होंने अपने आप को और किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जोड़ा था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, ना तो इन्होंने किसी राजनीतिक दल का साथ दिया था, ना ही किसी राजनीतिक दल का साथ लिया था, ना ही ये अपने आंदोलन को साथ लेकर किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े थे। संख्या बल के दम पर राजनीति में ये एक दबाव समूह की तरह सक्रिय रहे और अपनी मांगे मनवाने में ये सफल रहे थे। अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर भी इस बीकेयू ने अपनी मांगे मनवाने में सफलता प्राप्त की थी। सदस्यों में राजनीतिक मोल भाव की क्षमता थी और मुख्य रूप से ये जो आंदोलन था ये समृद्ध राज्यों में सक्रिय था और इसके सदस्य थे वो नकदी फसल उपजाते थे। मतलब कि इस संगठन के जो भी सदस्य थे वो नकदी फसल उपजाते थे। साथ ही ये संगठन जो समृद्ध राज्य थे उनमें मुख्य रूप से प्रचलित था। जो समृद्ध राज्य थे उनके किसान थे वो इस संगठन के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही इस आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो सरकार के साथ मोल भाव करने में की अच्छी क्षमता थी उनकी, उस मोल भाव करने में वो समर्थ थे। इस वजह से ये आंदोलन ज़्यादा सफल हो पाया और अपनी मांगे मनवाने में इसने अपनी कहीं की सफलता प्राप्त की। लेते हैं
हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स संगठन की मुख्य मांगे क्या थी। अच्छे से जाना हमने, दलित पैंथर्स संगठन दलित युवाओं का एक संगठन था। दलितों के साथ हो रहे असमानता के व्यवहार, अनाचार के व्यवहार, उत्पीड़न के व्यवहार के खिलाफ ये संगठन बना था। भारतीय किसान यूनियन की 2 विशेषताएं हमें लिखनी है। भारतीय किसान यूनियन की अभी अभी हमने पढ़ी हैं विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, कोई भी 2 विशेषताएं आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छी लगे लिख सकते हैं। धन्यवाद।